वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 एडमिशन स्टूडेंट्स इनटेक स्टूडेंट। देखो ये कंफ्यूजन भी बहुत सारे बच्चों को है। दो मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन से असाइनमेंट क्वेश्चन करें व्हेन आई से दैट दिस इज फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स। तो देखो आपके एडमिशन ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, बट हाँ हम बात नहीं करते इसके बारे में तो कंफ्यूजन बच्चों को बहुत सारी रहती है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनटेक सेशन स्टूडेंट्स या फिर एडमिशन स्टूडेंट। तो आपके ऑफ कोर्स एडमिशन 2-3 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं। आपने मे बी जो आप जुलाई वाले बच्चे हो आपने एडमिशन मे बी मई में लिया हो, जून में लिया हो या फिर जुलाई में भी लिया हो, बिकॉज वो चलते रहते हैं और उसके बाद भी चलते हैं, अगस्त तक भी चलते रहते हैं। कई बार सीट्स फुल नहीं होती है, इग्नू आपको चांसेस देता रहता है। बट वो जो आपका जो सेशन स्टार्ट हुआ है, जो आपको आपका एडमिशन कंफर्मेशन आ जाएगा, वहाँ पे आपका लिखा होगा कि आप किस सेशन के स्टूडेंट हो, आपने किस सेशन में एडमिशन लिया है, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वेदर आपने जुलाई 24 में एडमिशन लिया है, जुलाई 23 में एडमिशन लिया, बिकॉज अगर आपने जुलाई 23 में एडमिशन लिया था तो अभी आप सेकंड ईयर के एडमिशन सेकंड ईयर के असाइनमेंट्स कर रहे होगे, ये वाले नहीं करोगे। तो ये थोड़ी सी मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं एक सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी ताकि जो भी आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। एंड जो आपका अलॉटेड असाइनमेंट आप वही करो, अगर अदरवाइज अगर आप रॉन्ग असाइनमेंट कर रहे हो देन इट वुड बी नो वर्थ इट, आप अपने सारे मार्क्स लूज कर दोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड होगा आपके पास या फिर जो आपका एडमिशन का कंफर्मेशन आपको इग्नू से मिला होगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन्ड होगी, तो प्लीज़ आप वो चेकआउट कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपके पास एनरोलमेंट नंबर हो गया, अपनी मेल आईडी से यू कैन कॉन्टैक्ट इग्नू, आप उनको मेल करिए, कॉल करिए, सो यू हैव वेरियस ऑप्शन। तो प्लीज़ ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये आप अपने हिसाब से करिए। आई कैन हेल्प यू विद एकेडमिक्स या फिर कोई जनरल आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ। बट दीज बेसिक क्वेश्चन, दीज बेसिक डाउट्स, अब हम एडल्ट्स हैं, इतना हमें नॉलेज होनी चाहिए, इतनी हमें हमें पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज यू कैन नॉट लूज सच मार्क्स, राइट? अदरवाइज आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा, एंड इवन आई डोंट वांट दैट फॉर एनी बडी। चलो ज़्यादा मैं बोल गई, बट हाँ ये मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं डेली के डेली, एंड आई फील रियली सॉरी अबाउट आर एजुकेशन सिस्टम की। आई डोंट नो हाउ पीपल आर वर्किंग विद इन यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं दैट दे even don't know when they took admission. So this is a very basic thing, but हाँ अगर हम इसको larger उस पे picture पे देखते हैं then this is a very big thing. So let's start without wasting any more time. अब हम MSO 003 का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया और उसकी वीडियो, हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको इस फोल्डर के एंड में एक वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, एंड यू कैन फाइंड आउट एवरी क्वेश्चन एट वन प्लेस। और आप सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हो विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू फॉर योर असाइनमेंट्स। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 4, हमें बात करनी है इम्पैक्ट ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अब जो सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है, वहाँ पे एक डैम के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे लॉन्ग फॉर्म में, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज विद द कमिंग ऑफ डेवलपमेंट डैम्स बहुत सारे आए थे और उसका क्या इम्पैक्ट रहा था वो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। एंड इट इज़ अ सोशोलॉजिकल क्वेश्चन, तो हमें सोशोलॉजिकल ही आंसर करना है इसमें। सो विद द आंसर, जब हम लार्ज डैम्स की बात करते हैं तो मेनली जो लार्ज डैम्स बिल्ड किए जाते हैं वो इरिगेशन पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और वाटर की सप्लाई बढ़ाने के लिए डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो यहाँ पे ये डिफरेंट फंक्शंस तो हैं ही डैम के, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है डैम का। हावेवर जो उनका कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो लोग हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे होते हैं और वहाँ पर डैम बनाने की जो एक डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है, तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ता है, उनको अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ता है। इन्वायरमेंटल उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, पेड़ वेड़ काट दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, फर्टाइल सॉइल है
तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक कंस्ट्रक्टेड हमें एक इतनी बड़ी एंटिटी देखने को मिलती है, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट होती हुई दिखती है। तो जो इम्पैक्ट है डैम्स के, स्पेसिफिकली लार्ज डैम्स के, क्योंकि क्वेश्चन में लार्ज डैम्स लिखा हुआ है तो आपको लार्ज डैम्स ही हर जगह लिखना है, तो हम इनको डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स के थ्रू, डिफरेंट वेरियस डायमेंशंस के थ्रू आंसर में अभी आगे जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा इम्पैक्ट आ जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्रोथ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स ग्रोथ आ रही है उसकी वजह से, डैम्स की वजह से, लेकिन लोग भी डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है डैम्स का, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो लार्ज डैम्स की वजह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिल रही है जो कि जनरेटिव है, डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम हो जाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। एग्जाम्पल भाखड़ा नंगल डैम ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की डिफरेंट स्टेट्स को, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज को भी सपोर्ट किया। अलॉन्ग विद दैट सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट इज एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड इरिगेशन। जो डैम्स है वो स्टोर और रेगुलेट करते हैं वाटर, जहाँ पे ईयर राउंड इरिगेशन होती रहती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हीराकुंड डैम जो उड़ीसा के अंदर है, उसने इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, जहाँ पे जो रूरल लाइवलीहुड्स हैं वहाँ पे ऑफकोर्स उनको पानी प्रोवाइड करना थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से लाइवलीहुड रूरल एरियाज के अंदर इरिगेशन के साथ साथ बूस्ट हुई है। ना थर्ड इज फ्लड कंट्रोल एंड डिजास्टर मिटिगेशन। जब हम रिवर को एक फ्लो रेगुलेट कर देते हैं, ऑफकोर्स जो रिवर है वो थ्रू आउट द ईयर चेंज होती रहती है। जब बारिश का मौसम होता है तो जो रिवर का वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, जब समर्स आती है तो सूखा पड़ जाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डैम्स तो क्या हुआ है, जो रिवर का फ्लो है वो रेगुलेट हो गया है। डैम्स ने जो सीजनल फ्लड आती है बारिश के टाइम पे, उस सीजनल फ्लड को कंट्रोल कर दिया है। जो अराउंड द एरियाज जो बने हुए हैं जो ज़्यादा फ्लड प्रोन थे, जब वहाँ पर डैम्स बन गई है तो फ्लड कंट्रोल हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मलैंड प्रोटेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दामोदर विलेज प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसने फ्लडिंग को रिड्यूस किया है विद इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ कोर्स पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। लार्ज डैम्स की वजह से कई सारे, मतलब कि वी कैन नॉट से इवन थाउजेंड ऑफ पीपल्स, वी विल से हियर मल्टीपल विलेजेस जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनको अपने जो घर हैं वो छोड़ के जाने पड़े, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी में चले गए। जब सरदार सरोवर डैम आया था उसने 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था, मेनली जो कि आदिवासीज थे, जिनके पास वहां से मूव करने के बाद उनके पास प्रॉपर प्लेस नहीं थी रहने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। अगर आप एक दिन के लिए भी अपना घर छोड़ के कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो होटल में भी नींद नहीं आती है। और यहाँ पे देखो लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़ रहे थे कम्प्लीटली, दे हैव टू लीव द प्लेस वेर दे हैव स्पेंट लाइक जनरेशंस ओवर देयर। तो ये आप देख सकते हो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एंड देन सेकेंड इज हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड डेप्ट बर्डन। जो डैम्स है वहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ता ही पड़ता है। जब थ्री गोर्स डैम बना था चाइना के अंदर तो वहाँ पे $37 बिलियन कॉस्ट आई थी, जिसने कि जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो कंट्री के ऊपर डाल दिया था ना। सेकंड आ जाएगा हमारा सोशल इम्पैक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है, इनइक्वालिटी, हेल्थ इश्यूज है, वो क्या क्या देखने को मिले हैं। अगेन वी विल टॉक फर्स्ट अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। जब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई है, डैम्स ने वाटर प्रोवाइड किया है सिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। जब हम तहरी डैम की बात करते हैं तो वो दिल्ली को वाटर सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो अर्बन सस्टेनेबिलिटी है दिल्ली के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, बेटर हुई है। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है और जो मेंटेनेंस हो रही है तो वहाँ पे जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो, ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ वहाँ पे जो जॉब्स है, जो टेम्प बेशक से वो टेम्परेरी हो लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट, सो हियर मास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी वो लूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ ने जो अपने इंसेस्टर लैंड है, जो सेक्रेट साइट्स हैं उनकी, उनको लूज़ किया है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोयल कैरो डैम की बात करते हैं झारखंड में, जिसने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिली थी बिकॉज ट्राइबल लैंड्स को एक थ्रेट मिल रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे डैम बन रहा था तो उन लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती। तो एक तरीके से वी कैन सी देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट ओवर देयर। देन सेकंड इज हेल्थ एंड सैनिटेशन इश्यूज। जो स्टेगनेंट रिजर्वेयर्स होते हैं, मतलब कि जहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है, रुक जाता है, वी कैन टॉक अबाउट पॉन्ड्स या फिर स्विमिंग पूल्स। तो जो ऐसे एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीजेस होने लग जाती है, मलेरिया, डेंगू, राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर पानी एक जगह ठहराव है तो वहाँ पे सबसे पहले मच्छर ही पनपते हैं। अगर हम आसवन हाइट डैम की बात करते हैं इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर ब्रोन डिजीजेस हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से डिजीजेस और हेल्थ इश्यूज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। थर्ड आ जाएगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोटेस्ट। अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, लोगों को जो छोड़ के जाने पड़ रहे थे अपने घर, अपनी जगह, क्योंकि डैम्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, तो एक बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट होने लग गया, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लग गई। अगर आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करोगे तो ये प्रोटेस्ट हुई थी सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट, बिकॉज वो वहाँ पे बिल्ड होने वाला है था, राइट। तो ये प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड इम्पैक्ट, दैट इज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे कि एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स तो बन रहा है, बिकॉज वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो पानी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, उससे हमारा जो वी आर मच मोर फोकस्ड डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो वो जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल की, वो कम हो जाएगी, जो कार्बन एमिशन है वो कम होता है यहाँ पे। ना सेकंड इज फ्लड रेगुलेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। अब डैम वाटर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर शॉर्टेज है वो प्रिवेंट की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। ना यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर ले तो बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो रिजर्वेयर्स हैं वो सबमर्ज कर देते हैं फॉरेस्ट को, और वाइल्ड लाइफ को डिस्प्लेस होता हुआ हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइलेंट वैली प्रोजेक्ट की बात करें केरला के अंदर, तो वो हॉल्ट क्या क्या था, क्योंकि बहुत सारी कंसर्न्स देखने को मिल रही थी बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण, राइट। सेकंड इज डिस्ट्रप्शन ऑफ रिवर इकोसिस्टम्स। अब जो डैम्स है वो जो फिश माइग्रेशन है उसके एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। जो फिशरमैन्स होते हैं, फिशरीज हैं, जो लोकल लाइवलीहुड है, जो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, फरक्का बारेग ने रिड्यूस किया था हिल्सा फिश माइग्रेशन को वेस्ट बंगाल के अंदर। नाउ थर्ड इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं इन रिजर्वियर्स के अंदर, उससे मिथेन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है फॉर द बैड, राइट। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें देखने को मिलता है। अब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक मैंने यहाँ पे एडिशनल पॉइंट डाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये आपके आंसर को और बेटर शो करता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट इन योर असाइनमेंट एज वेल, मे बी यू कैन गेट सम एडिशनल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें स्मॉल स्केल डैम्स और चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल डैमेज कम करते हैं और इरिगेशन में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो राजस्थान का जोधा डैम है, उसने रिवाइव किया है ग्राउंड वाटर लेवल्स को, sorry, Jodhar Dam, I have said Johads, right. Now second is community led water management. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए कम्युनिटी लेवल के ऊपर, जहाँ पे हमें वाटर शेड डेवलपमेंट करनी चाहिए, जो कि हमारा लार्ज डैम के ऊपर जो हम इतने ज़्यादा रिलायंट है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो हमारी डिपेंडेंसी और रिलायंस कम हो सके। ना थर्ड इज इक्विटेबल कंपनसेशन फॉर डिस्प्लेस कम्युनिटी। तो फेयर लैंड कंपनसेशन उन कम्युनिटीज़ को मिलनी चाहिए जो कि लैंड की वजह से उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, और रिहेबिलिटेशन भी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए उन कम्युनिटीज़ के लिए। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हमें यहाँ पर डैम बनानी चाहिए, तो डैम बनाने से पहले उन लोगों के लिए एक टेम्पररी स्टे के लिए कुछ क्रिएट करना चाहिए, राइट। उनके लिए बिल्डिंग, घर प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि अगर आप उनको घर से निकाल रहे हो तो एक सेकंड होम उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये मेरा कुछ व्यू पॉइंट था। नाउ एट द एंड वी हैव कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने एक सिंपल लाइन में यहाँ पे लिखा है कि हमें डेवलपमेंट को सोशल जस्टिस के साथ बैलेंस करके लेके चलना चाहिए। लार्ज डैम्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते, कंट्रीब्यूट करते, लेकिन सोशल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी आते हैं। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, फेयर रिहैबिलिटेशन और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के द्वारा हम इस डेवलपमेंट को बैलेंस कर सकते हैं विद
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जितनी ज़रूरी डेवलपमेंट है उतनी ज़रूरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। सो दिस वाज आंसर वेयर वी गॉट टू नो अबाउट लार्ज डैम्स और उनका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये भी बताया कि आपको किस तरीके से अपना असाइनमेंट देखना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन आप कमेंट कर सकते हो, बट आई विल स्टिल टेल यू। मैं भी कहीं ना कहीं गलत हो सकती हूँ अगर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सो आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग एट एनी एनी गिवन सजेशन, राइट। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं कुछ आपका गलत पॉइंट समझ के आपको रॉन्ग सजेशन दे दूं एंड यू राइट रॉन्ग असाइनमेंट्स एंड देन यू स्कोर ज़ीरो। तो वो मैं नहीं चाहूँगी बिल्कुल। आप एक बारी अपने अपने एंड पे, आपके पास जो आपकी फाइनल कॉपीज़ हैं, ऑफ कोर्स मैं बार बार वही चीज़ नहीं रिपीट करूँगी, बट आप एक बारी अपने एंड पे श्योर हो जाओ। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और आप अपना मन खोल के कमेंट करिए। आप देखते ही होंगे कि आपके जो भी डाउट कन्फ्यूजन होते हैं मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज टुडे। आप ये बताओ मुझे कि आपके अराउंड कोई डैम है, एंड है तो उस डैम ने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। आई विल चेक each and everyone's reply and keep on writing your assignments. I hope all of you are doing your assignments very well. टाइम से पहले आप सबमिट कर देना अपने असाइनमेंट। अगर 31 मार्च है तो ये देख लेना कि उस दिन वीकेंड तो नहीं पड़ रहा है और 2-4 दिन पहले ही अपने असाइनमेंट सबमिट करवा देना। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना, नहीं देखिए, और अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड आई होप एवरीबडी स्कोर्स रियली वेल इन योर असाइनमेंट्स। बाय बाय।